आज हम बात करने वाले हैं एक पुरानी कंपनी सियाराम सिल्क के बारे में। हो सकता है आपने या आपकी फैमिली में किसी ने या आपके दोस्तों ने कभी ना कभी इसके कपड़े जरूर पहने होंगे, पर आप एक बात बताओ, क्या किसी ने इसके शेयर खरीदे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का इतिहास, लास्ट 5 सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिविडेंड हिस्ट्री और फ्यूचर इंडस्ट्री आउटलुक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स में। इस सेगमेंट में हम कंपनी की फुल एनालिसिस करते हैं, पर याद रखना इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सियाराम सिल्क 1978 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी और सिर्फ 2 साल बाद इसका आईपीओ आया था और तारापुर में इसने प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की। इसके बाद 1984 में पाताल गंगा में टेक्सटाइल यार्न बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू हुआ और 1987 में मुरबाद में वेविंग यूनिट सेटअप किया। फिर फाइनली वो साल आया 1990 का, जिसमें कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस कर गया। उसके अगले ही साल 1991 में कंपनी ने रेडीमेड गारमेंट्स में एंट्री ली और एक ब्रांड लॉन्च किया ऑक्सेम्बर्ग। और कंपनी यहीं नहीं रुकी, 1995 में जे हेम्स्टेड ब्रांड लॉन्च हुआ और मजेदार बात 200 करोड़ का टर्नओवर भी अचीव कर लिया। फिर कंपनी ने 1997 में सिलवासा में अपनी वेविंग कैपेसिटी बढ़ाई और 2001 में मिस्टेयर नाम से एक प्रीमियम शूटिंग ब्रांड लॉन्च किया। 2008 में कंपनी ने अपना टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस किया। और एक चीज बताऊं, उसके 2 साल बाद ही कंपनी ने अपना टर्नओवर डबल कर दिया था, 1000 करोड़। और शायद ये बात सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि 2013 में द इकोनॉमिक टाइम्स और नेल्सन ने सियाराम्स को एक ट्रस्टेड ब्रांड डिक्लेयर किया। अरे भाई सुनो, कहीं इसकी हिस्ट्री सुनते सुनते थक तो नहीं गए? वैसे मैं भी थक गई हूँ बताते बताते, पर कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी और देख लेते हैं। 2015 में कंपनी ने इटालियन ब्रांड कैडनी के साथ पार्टनरशिप की। 2017 में अमरावती में नया डाइंग यूनिट सेटअप किया। 2018 में कैजुअल वेयर के लिए सियाराम मोजोल ब्रांड लॉन्च हुआ और फिर 2020 में टेक्सटाइल महाकुंभ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उसके अगले ही साल 3 बड़े लॉन्चेस हुए, निटेड डेनिम फैब्रिक, बंबू फैब्रिक और ई कॉमर्स वेबसाइट। 2022 में स्पोर्ट्स वियर ब्रांड टेसियो लॉन्च हुआ और 2023 में कंपनी को 2 अवार्ड मिले, एक फॉर्चून इंडिया से, दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स से। और फिर लास्ट ईयर 2024 में कंपनी ने 2 फैशन ब्रांड और लॉन्च किए। पहला है एथनिक ओकेजन वियर डेवो, दूसरा है जेंजी फैशन ब्रांड जी कोड। तो सियाराम ने 1978 से 2024 तक अपनी इनोवेशन, क्वालिटी और ब्रांड डाइवर्सिटी से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है। आज वो एक ट्रस्टेड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन चुकी है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन दोनों का बैलेंस है। तो भाई फाइनली एक इतिहास तो खत्म हो गया, अब देखते हैं इसका दूसरा इतिहास। कौन सा? लास्ट 5 सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वैसे हम सब उस समय को याद तो नहीं करना चाहते, बस सबको याद होगा। कौन सा? 2020 और 21 वाला, जब कोरोना वायरस आया था और उसमें लॉकडाउन पड़ा था। तो भाई उस टाइम पे हम अपनी एसेंशियल चीजों पे पैसा खर्च कर रहे थे, ना कि अपने शौक पे। तो उस टाइम पे कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह गिरी थी, रेवेन्यू 36% से गिर गया था। और उसके अगले ही साल जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो लोगों ने दोबारा से खरीदारी शुरू कर दी और यही कारण रहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 75% से ग्रो हुआ। तो भाई देखो, जब मैं किसी भी कंपनी की स्टडी करती हूँ ना, तो इसके एक्सेप्शनल ईयर को हटाकर चलती हूँ, चाहे उसमें गेन हुआ हो या लॉस हुआ हो। और इन 2 सालों में यही हुआ है, एक में टेम्परेरी रीजन से गिर गया और दूसरे में बढ़ गया। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023, 24 और 25 में रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही। तो भाई नॉर्मली रही है, लगभग 5%, बट लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, एक में 26% और दूसरे में 16%। इसके अलावा अगर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन देखें तो सीजनल प्रोडक्ट होने की वजह से इसका हर क्वार्टर में प्रॉफिट मार्जिन बदलता रहता है। इवन अगर हम पूरे साल का एवरेज भी निकालें ना, तो वो भी स्टेबल नहीं रहता। अब देखते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो पहला है फैब्रिक सेगमेंट, इससे फाइनेंशियल 2021 में 82% रेवेन्यू आया था और फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग सेम ही है, 81%। मतलब क्लियर है, फैब्रिक सेगमेंट एक तरह से सियाराम के बैकबोन का काम करता है। दूसरा है गारमेंट सेगमेंट, इसका फाइनेंशियल ईयर 2021 में 11% रेवेन्यू था और 2025 में 2% बढ़कर के 13% हो गया है। मतलब ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और बाकी का 6-7% अदर सेगमेंट से आता है।
तो भाई अगर हम ओवरऑल कंपनी की हिस्ट्री और परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लग रहा है कि अपने नए ब्रांड्स के साथ कंपनी अच्छी ग्रोथ भी ले सकती है और पहले से बेहतर मार्जिन भी मेंटेन कर सकती है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री आउटलुक। तो भाई ये बात तो आपको पता ही है कि इंडिया का फैशन मार्केट कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी है 84,000 करोड़, बट ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2031 तक ये 4.25 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो वो तो सिर्फ 6% से बढ़ी है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फास्ट फैशन की बात करें तो वो 30 से 40% से ग्रो हुआ है। और भाई हो भी क्यों ना, जब इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम की हो तो फैशन का क्रेज तो लाजमी है। और एथनिक वेयर 7% से बढ़ा है, और मजेदार बात बताऊं, मेंस एथनिक वेयर 10% से ग्रो हुआ है। तो भाई आज की डेट में सियाराम के पास वो सब कुछ है जिससे वो लीड कर सकता है। डीप रिटेल नॉलेज, एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल, इन हाउस डिजाइन टीम, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और पावरफुल सप्लाई चेन। और शायद यही बात इनके मैनेजमेंट को भी फील हो रही है। लास्ट 5 सालों से ये अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं। जहां फाइनेंशियल ईयर 2019 में 67.07% था, वो बढ़ते हुए फाइनेंशियल ईयर 2025 में 67.45% पे पहुंच गया है। एफआईआई की होल्डिंग 2.61% है और डीआईआई की 2.51%। वैसे भाई आपने एक बात तो सुनी होगी कि अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, तगड़ा पैसा बनेगा। तो भाई मैं इसमें एक बात पर्सनली ऐड करना चाहती हूँ कि अगर कोई कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो हाई वैल्यूएशन पे है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर वो किसी टेम्परेरी रीजन से सस्ते वैल्यूएशन पे है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और यही चीज हम सियाराम के केस में क्लियर देख सकते हैं। आप एक बार इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखो, लगभग ये हर साल पिछले साल से ज्यादा ही दे रही है। तो भाई अब मैं जो बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। जब 2020-21 में लोग डर डर के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल निकाल के भाग रहे थे, तो उस समय पे जिन स्मार्ट और फोकस इन्वेस्टर ने सियाराम के शेयर्स खरीदे होंगे तो आज जबरदस्त डिविडेंड मिल रहा है। उस समय इसका शेयर 100-150 पे मिल रहा था, और अगर आज के समय से उसका डिविडेंड कैलकुलेट करें तो भाई 10 से 12% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, और शेयर का प्राइस भी 5 से 7 गुना हो गया। और भाई जिस तरह से कंपनी अब एक्शन ले रही है, लग नहीं रहा कि ये यहीं पे रुकने वाली है। लगता है ये अपने इन्वेस्टर की वेल्थ बनाकर ही छोड़ेगी। तो भाई कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे कि अब इस पे बात करने का क्या फायदा, ये तो 2020 में करना था। तो भाई देखो, हो सकता है 2020-21 वाला समय दोबारा से आए, तो आप ऐसी कंपनियों को वॉच लिस्ट में तो रख ही सकते हो।